जय हिंद सभी डिफेंस पेंशनर बंधु। मुझे उम्मीद है आपका पेंशन विशेषकर खासकर स्पर्श से आ रहा होगा और इसी दिशा में मैं स्पर्श के ट्रेनिंग के एक खास विशेष श्रृंखला प्रारंभ किया हूं। उसी में आज पब्लिक के डिमांड पर ही टैक्स से संबंधित, कर से संबंधित कई तरह की समस्याएं हमारे बुजुर्ग डिफेंस पेंशनर को आ रही थी। इसी से संबंधित आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप इससे पहले का वीडियो हमारा देख रहे होंगे। इस श्रृंखला में मैं कवर किया हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिविंग हैप्पीली यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, स्पर्श में। इसमें आपको 100 से भी ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। इसी में मैंने न्यू श्रृंखला में ही प्रारंभ किया है, जिसमें मैं अभी तक कवर कर चुका हूं कि माइग्रेशन की पहचान कैसे करते हैं, माइग्रेशन होने के बाद किस तरह से एसएमएस आते हैं, उस एसएमएस में क्या क्या यूजर क्रेडेंशियल होते हैं, उसका इस्तेमाल कर कैसे हम सक्सेसफुल लॉगिन करते हैं। सक्सेसफुल लॉगिन करने के बाद पहला काम क्या करना होता है, तो डिक्लेरेशन, मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, ये सब करना होता, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता, अपने प्रोफाइल को चेक करना होता, व्यू करना होता, अगर एडिट करना है तो एडिट कीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। इस तरह से आपने प्रोफाइल सबमिट कर दिया, प्यूरिफाई कर लिया अपने। अब मैं ग्रेवियंसेस भी मैंने बता चुका हूं कि किस तरह से अगर कोई त्रुटियां हैं तो उसे दूर करने के लिए ग्रेवियंसेस मेनू को कैसे करते हैं, ग्रेवियंसेस के अंदर क्या क्या आते हैं। 2 तरह के रिक्वेस्ट होते हैं, एक तो इंस्टेंटली अपडेट हो जाते हैं और एक में रिकॉर्ड ऑफिस या स्टेशन हेडक्वार्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूं और यह आते हैं सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे साल अंत हो रहे हम सबको तनाव होता है टैक्स का किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से वैध रूप से टैक्स बचाया जाए। तो टैक्स बचाने के कई तरह के प्रावधान सरकार खुद ही देती है, वो अपनी योजना को बताती है कि हमारे ये सब योजना है। लेकिन कई बार हम लोग को पता नहीं होता, हम समय रहते डिक्लेयर नहीं कर पाते और हमारे टैक्स कट जाते हैं, टीडीएस हो जाते हैं। बाद में रिकवर करने के लिए हमें साल, 6 महीना, साल भर इस तरह से इंतज़ार भी करना पड़ जाता है। तो आप सही टैक्स जमा करें, सही तरह से डिक्लेयर करें, इसी दिशा में मैं यह वीडियो को टारगेट करके रखा हूं। मैं वीडियो को मुख्य बिंदु पर ले जाऊं इससे पहले मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों को स्वागत तो करता ही हूं, साथ में विनम्र निवेदन भी करता हूं कि अगर लिविंग हैप्पीली में आप पहली बार आए हमारे चैनल में तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और बेल आइकन तो अवश्य ही पुश करें ताकि हमारी अपलोडेड सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए अब हम प्रमुख बिंदु पर आते हैं कि मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लिए होंगे अपने यूजर क्रेडेंशियल। वेबसाइट का क्या नाम है बार बार बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, https://spurs.defensepension.gov.in। इसे आप किसी भी ब्राउज़र में, मोबाइल में, टैब में, लैपटॉप में, कहीं भी आप लॉगिन कीजिए, वहाँ पहुँचिए अपने यूजर क्रेडेंशियल, जिसमें कि आपको 12 नंबर का स्पर्श पीपीओ नंबर है, जिसे 01 से सर्विस वाले और 02 से फैमिली पेंशन वाले लॉगिन करें, पासवर्ड डालें, कैप्चा डालें और सबमिट करके आगे बढ़ें। आपको अपना डैशबोर्ड मिल जाएगा, वहाँ आपके रैंक के साथ वेलकम किया जाएगा। वेलकम यहाँ लेफ्ट में 3 एरो आएंगे, 3 पैरेलल लाइन आएंगे, वहीं आपको क्लिक करना है। यहीं क्लिक करेंगे तो दुनिया भर के तमाम आपको मीनू आएंगे, जिसमें मीनू में होते हैं ट्रैक स्टेटस, लाइफ सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन, माई प्रोफाइल, इस तरह की तमाम होती है, जिसमें आपको ग्रेवियंसेस रहेंगे, प्रोजेक्टेड टैक्स रहेंगे, समरी रहेंगे, स्लैब वाइज टैक्स समरी रिपोर्ट, टैक्स प्रोजेक्शन रिपोर्ट, माई डॉक्यूमेंट, सर्विस रिक्वेस्ट, बहुत तरह के रहते हैं। आपको क्या करना है, अगर टैक्स से संबंधित कुछ भी करना चाहते हैं तो टैक्स सर्विस रिक्वेस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको कई तरह के सब मॉड्यूल भी खुलेंगे, जिसमें कि कम्यूटेशन डिटेल होते हैं, कन्फर्म टैक्स ऑप्शन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन होते हैं। आपको अपने पीपीओ को लिंक करना है, मेडिकल एफएमए जो होता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, उसे बंद करवाना है या रिबेट इनकम टैक्स लेना है। इस तरह से तमाम मेनू आते हैं। अब एक एक करके मैं बताता हूं कि यहाँ क्या करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे कम्यूटेशन डिटेल, तो आपको कम्यूटेशन जो कि हम 15 साल तक यह डिडक्शन होगा। जैसा हम सब जान रहे होंगे कि 9 ईयर्स का जितना % हमने दिया है कटिंग के लिए कमिट किए हैं, 9 ईयर्स तक का पेमेंट मिलता है और 15 ईयर्स तक का
हमें रीपेमेंट करने होते हैं, जो भी अमाउंट होगा। तो इसमें अगर कोई वेरिएशन है अमाउंट वाइज या ईयर वाइज, तो इसके लिए आपको कम्यूटेशन फॉर्म की यहाँ सुविधा दी जा रही है, जिसमें कम्यूटेशन रिकमेंडेड आपको यस आएगा, और ग्रे कलर उसमें एडिटेबल नहीं है। स्टेप 1 में यस नो करना है, कम्यूटेशन परसेंटेज आपने क्या दिया है ये आते हैं। अगला मेनू आते हैं आपको कन्फर्म टैक्स ऑप्शंस। टैक्स ऑप्शन में आप न्यू के तहत जाना चाहते हैं या ओल्ड के स्कीम के तहत जाना चाहते हैं, तो निश्चित है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर आप तमाम तरह के होम लोन और टैक्स सेविंग लोन जो ले रखे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो आपको निश्चित है ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए। और अगर लोन वगैरह नहीं लिए हैं, होम लोन वगैरह, तो आपको न्यू स्कीम में जाना चाहिए। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, किसी एक लाइन का बताया नहीं जा सकता कि हमारे लिए आपके लिए कौन सा बेनिफिट होगा। ये अलग व्यक्ति को अलग संदर्भ में, अलग परिस्थिति में सबके लिए लाभकारी हो सकता है। तो यह चुनाव आपको ही अंततः करना है। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के तहत ही आपकी टैक्स की बचत होगी वैध रूप से। तो मैं वैध जो है वही मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आप करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। सपोज अभी आप करने जा रहे हैं तो 2023 से 24 का आएगा, पेंशनर का नाम आपको अपने आप आएगा। जैसे डिक्लेयर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नीचे एक ड्रॉप डाउन टेबल आ जाएगा और इसमें तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन होंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हाउसिंग लोन, जिसमें कि इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन टेकन विद इन इस साल से इस साल जो भी लिए हैं आप। यहाँ जब इस मेनू पर होम लोन वाले पर करेंगे तो आपको यहाँ लोन का अकाउंट नंबर, लेंडर कौन है, कौन से बैंक है, आपका पैन तो यहाँ है ही, लेंडर का जो बैंक का पैन है ये पैन लिया जाएगा। तो सारे करीब 6-7 डिटेल्स यहाँ पूछे जाएंगे, सब वेरीफाइबल होते हैं। तब आपको जाके यहाँ होम लोन का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है वो मिलेगा, और कैपिटल का जो है वो 80C में मिलता ही है। इसके साथ ही 80C इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं 1.5 लाख तक जो कर सकते हैं, इसके तहत कुछ आपको ऑप्शन दिया गया, जिसमें है 5 ईयर टर्म डिपॉजिट, जो टैक्स सेविंग स्कीम होते हैं, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कर सकते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस के तहत भी कई लोग करते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल 1981 के तहत शामिल होता है। या बैंक में भी तमाम तरह की टैक्स सेविंग है। 5 साल मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल के बाद ही आप विड्रा कर सकते हैं, उस पर लोन नहीं ले सकते हैं 5 साल तक। लाइफ इंश्योरेंस या पेंशन प्लान प्रीमियम आप दे रहे हैं, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसके कि 8th इशू हैं ये लिए हैं, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहे हैं, या अपने पुत्री के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा कर रहे हैं, या टर्म डिपॉजिट है, बैंक फिक्स डिपॉजिट जो 5 साल और उससे ज़्यादा वाला है, तो या ट्यूशन फी जमा कर रहे हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस कोई लिए हैं यूलिप, या फिर कोई म्यूचुअल फंड जो टैक्स सेविंग वाला है उसमें जमा कर रहे हैं, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS जो बोलते हैं, इसके तहत आपने जमा किया, तो ये सब का बेनिफिट आपको 80C में 1.5 लाख तक मिल सकता है। तो ये ओल्ड स्कीम में ये सब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सब अगर आप डिक्लेयर करते हैं, ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सबको आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही इसके ब्रेकडाउन आ जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि सुकन्या समृद्धि योजना में हमने अकाउंट खोला और यहाँ वैल्यू, वहाँ वैल्यू भी डालना है, अकाउंट नंबर भी डालना है, या SCSS में कितना आपने डाला, कौन सा लेंडर है, ये पूरा डिटेल्स देना है। ट्यूशन फी में आपको बिल भी सबमिट करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट भी रेडी करना है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना है, आपको डॉक्यूमेंट भी रेडी करना है, ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपरली भरना है। इसके साथ ही और भी कई तरह के मिसलेनियस अदर्स डिक्लेरेशन भी हैं, अदर इन्वेस्टमेंट भी हैं, जैसे अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में हम सब जान ही पा रहे हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है 18 ईयर्स से 14 ईयर्स तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 1000 से लेके 5000 तक का पेंशन मिलता है 60 साल के बाद। तो अगर ये अटल पेंशन योजना के लिए आपने रजिस्टर कर लिया, हालांकि बहुत ही कम पेंशनर होंगे जो इसके लिए रजिस्टर किए हैं, क्योंकि अटल पेंशन योजना में ही रजिस्टर करने के लिए पहला क्राइटेरिया है कि वो टैक्स पेयर हैं क्या। तो अगर टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए वो विंडो आगे नहीं खुलता है। ये हालांकि यहाँ दिया हुआ है, अगर अटल पेंशन योजना किन्हीं ने रजिस्टर किया है तो उसका भी यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही अगर डिडक्शन ऑफ डिपेंडेंट विथ डिसेबिलिटी है तो उसका भी मिलेगा। हैंडीकैप्ड
सेल्फ ही हैं तो इसका भी मिलेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन पर, आप अपने संतान के लिए एजुकेशन लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है उस पर आपको एडवांटेज यहाँ टैक्स की छूट मिलेगी। इसके साथ ही अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं आप प्रतिवर्ष, चाहे वो खुद के लिए हो या आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हों, डिपेंडेंट हों, इनके लिए भी हो सकता है। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज या एलिमेंट के लिए आपने दिया है तो ये सब के लिए भी आपको बिल भी रेडी रखना है और यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। न्यू पेंशन स्कीम में अगर आपने रजिस्टर किया है, डिफेंस से रिटायर हो गए, उसके बाद एनपीएस भी लेना चाहते हैं, पेंशन के ही एक खास एलिमेंट को आप एनपीएस में भी कर रहे हैं तो ये भी आपको टैक्स में छूट दिलाएगा। इसके साथ ही अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो इसके लिए भी आपको टैक्स की छूट की सुविधा। इसके साथ ही अंतिम जो दिया गया है राजीव गांधी इक्विटी स्कीम है, यहाँ भी अगर आपने रजिस्टर किया है तो टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने बताया कि यह तो डिक्लेरेशन आपको करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन जब कर देंगे तो ये सबको कंसीडर करते हुए आपका जो एनुअल डिडक्शन जो हो रहा है, डिडक्शन का अमाउंट घट जाएगा। फाइनल जब करेंगे तो वहाँ 26A में दिखना शुरू होगा। इसके साथ ही रिवेट इन इनकम टैक्स है जो अंडर सेक्शन IT सेक्शन 89(1) के तहत है। इसमें आपको प्री फिल्ड आएंगे सारे, जहाँ जहाँ आपका पैन होगा, नाम होगा, ये सब आएंगे। आधार नंबर आप चेक कर लीजिए। इसके बाद जो पार्टिकुलर्स भरने हैं रेफर टू रूल 21A के तहत है, इनकम टैक्स रूल 1962। तो ये प्रीवियस ईयर के रिलीवेंट असेसमेंट ईयर को कवर किए जाते हैं। इसमें करीब 15 क्वेश्चनायर हैं। इसमें आपको यस नो करना है या वैल्यू देना है, जिसमें सबसे पहला होता है सैलरी रिसीव्ड इन एरियर इन एडवांस। अगर आपको OROP या किसी का एरियर आ गया है, या पेमेंट ऑफ द नेचर ऑफ ग्रेच्युटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पास सर्विसेज ग्रेच्युटी अमाउंट मिला है, या पेमेंट इन कंपनसेशन एम्प्लॉयर के द्वारा मिला है, पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन मिला है, तो ये सब आपको नहीं होता। ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन ये दोनों पेमेंट यहाँ शामिल नहीं होंगे, टैक्सेबल नहीं होते। डिटेल पार्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट आपको देने होंगे और इसके साथ ही नीचे डिक्लेरेशन होते हैं। इस तरह से आप अगर भर दे रहे हैं सारे डिटेल तमाम तरह के, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्क्रीन वाइज ही दिखाऊंगा। यहाँ समरी में बता देता हूँ कि टैक्स के लिए कई लोगों का डाउट था, तो यहाँ आप टैक्स इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कीजिए और टैक्स फाइलिंग के लिए जो प्रावधान दिए हुए हैं इसे भी आप इस्तेमाल करके टैक्स बचा सकते हैं, ताकि आपका TDS कम लगेगा। रिबेट आप ले सकते हैं इनकम टैक्स अंडर 89(1) में। तो यहाँ ये सब काम अगर आप सीख लिए, कर लेंगे तो आपको टैक्स रिफंड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साल 6 महीना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ करीब सर्विस रिक्वेस्ट के तहत 6 चीज़ मैं कवर किया, जिसमें कि आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी चेंजेज कर रहे हैं, उसके बाद आपको सेव सबमिट करना पड़ेगा, तभी वह एग्जीक्यूट होगा। और लास्टली जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर दे रहे हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा कि आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से आज हमने कैसे टैक्स बचाया जाए वैधानिक रूप से, ये सारे बिंदु पर जो कि स्पर्श में सक्सेसफुल लॉगिन करने के बाद आपको मिलेंगे। और ये कहाँ, जैसा कि मैं बताया ही कि आपको सर्विस रिक्वेस्ट में जाना है। और ये कहाँ आता है, तो ये लेफ्ट में मेनू में आएगा, लेफ्ट 3 पैरेलल लाइन, वहाँ क्लिक कीजिए। और उसी के साथ हमने मुख्यतः 6 चीज़ बताया कि कम्यूटेशन डिटेल्स, अगर कोई खामियां हैं, टैक्स ऑप्शन लेना है, न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करना है, जिसको कि मैं थोड़ा सा विस्तार में कवर करने का प्रयास किया। PPO को लिंक करने के लिए बताया कि अगर आप डुअल पेंशनर हैं, जैसे कई आर्मी के होते हैं जो डिफेंस के तो ले ही रहे हैं, जैसे हवलदार से रिटायर हुए तो आर्मी के हवलदार का ले ही रहे हैं, उसके बाद ज्वाइन किए फिर DSC में तो DSC का भी ले रहे हैं, या कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में भी ज्वाइन कर गए आर्मी के बाद, तो वहाँ से डुअल पेंशन, तो दोनों PPO को भी लिंक करने का यहाँ प्रावधान दिया गया है। उसके बाद FMA फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो अभी 1000 रुपीज़ है, जो लोग ECHS के सुविधा नहीं लेते हैं वो FMA ले रहे हैं। हालांकि आज के समय में यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण स्टेप नहीं होगा FMA लेना, नए लोगों को तो दिया ही नहीं जा रहा, लेकिन जो लोग पुराने लोग भी हैं तो मेरा व्यक्तिगत सलाह उनके लिए यही होगा कि आप ECHS का सुविधा लें, क्योंकि आजकल 1000 रुपीज़ पर मंथ में तो आपको OPD का जो कंसल्टेशन चार्ज है वही 700,000 रुपीज़ तक होता है। और वृद्धावस्था में दोनों आदमी को, दोनों प्राणी को कवर होगा। तो ECHS सुविधा लें। FMA अगर ले भी रहे हैं तो उसे बंद करवा के ECHS का सुविधा लें, ताकि आपको बेहतर
सुविधा मिल सके, मेडिकल सुविधा, वो 12,000 सालाना में संभव नहीं है जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में लाख लाख रुपए। और जिस तरह से आप धीरे धीरे वृद्ध होते जाते हैं तो मेडिकल पर तो जाना ही है, देर सवेर सबको वही रूट लेना है। ऊपर जाने से पहले तो वृद्ध होना है और बीमार होना है, रोगी होना है, ये सब तो एक रूट है, तय किया हुआ स्ट्रक्चर्ड रूट है जो ईश्वर ने बनाया, हम सबको फॉलो करना ही। तो बुद्धिमता है, ACHS लीजिए, FMA। तो FMA से संबंधित भी अगर कोई शिकायत है, कोई ये है, तो यहाँ आप कर सकते हैं। और अंतिम हमने बताया है कि रिबेट इन इनकम टैक्स लेना चाहते हैं तो ये तमाम 6 मेनू जो बड़ा ही वाइटल है, सर्विस रिक्वेस्ट के तहत आता है। कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप इस पर विस्तार में बनाएं, हमने आज बोल के बनाया। अगर आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि मुझे विस्तार में ऑनलाइन करके स्क्रीन वाइज दिखाना चाहिए तो मैं तैयार हूं, मैं समय निकाल के ज़रूर दिखाऊंगा। और इस वीडियो के अंत में आने पर मैं आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं, जिसके लिए मैं सदा आभार प्रकट करता हूं। और लास्ट में जय हिंद बोलने से पहले मैं आप सबों से विनम्र निवेदन अगेन करता हूं कि आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जो कि हमें प्रोत्साहन देगा और एक बड़ी टीम तैयार करने के लिए हमें उत्साहित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं इसी श्रृंखला में फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।